कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में कल क्या देखा था? आइसोमेरिज्म। आज इसमें देखते हैं टॉपिक्स बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं तो बेसिकली फ्यू एलिमेंट्स ही ऐसे होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना पाते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन एराइज हो इसमें कि व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स possess the remarkable property of forming coordination compound, मतलब कुछ ही एलिमेंट होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? वाई द बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड बनाते हैं बनता है उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शनल बॉन्ड बिटवीन द मेटल आयन एंड लिगेंड। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से अगर मैं ये बॉन्ड बनाऊं आपको, दिस डायरेक्शनल का मतलब बॉन्ड जो होगा अमोनिया से कोबाल्ट की तरफ मूव करेगा। दिस कुछ इस तरीके से, दिस इज द डायरेक्शनल बोलते हैं मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच। फिर एक सेकंड रुक जाए, इसको जाने दो सब्जी वाला पे। और बेसिकली आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या आते हैं कि बॉन्डिंग से आप पता चल इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सब जो भी क्वेश्चंस एराइज किया कि कुछ एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल क्यों होते हैं, मतलब मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ऐसा क्यों? तो ये सब क्वेश्चंस का जवाब आपके लिए कहां से मिलेगा? वीवीटी। वीवीटी, दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वहां अगर अच्छे से समझ में तो ये क्लियरली ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेसिकली क्या होता है कि जो बॉन्डिंग का जो फॉर्मेशंस होते हैं ड्यू टू ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल के ओवरलैप होते हैं। अब ऑर्बिटल का जो ओवरलैप होता है, दीज आर आल्सो टू टाइप। लिगेंड ऑर्बिटल हो सकते हैं, लिगेंड ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंट मेटल ऑर्बिटल। सेकंड इसमें हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे। एंड थर्ड वन इज मेटल एटम या आयन इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड कैन यूज, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड यूज। अब इसमें भी देखो दो तरह के होते हैं लिगेंड्स कैरेक्टरिस्टिक हाइब्रिडाइजेशन। एक तो होगा आपका N-1 D NSNP या NSNP ND। तो ये जो मैंने NSNP ND लिखा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 4S 4P and 4D ओवरलैपिंग होगा। और यहाँ जो होगा ना, यहाँ N-1 है, मतलब 3D 4S एंड 4P ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो जाएगा। जैसे कुछ देखते हैं इसमें, फर्स्ट टेबल्स जैसे देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये आपको याद रखना है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड
ऑर्बिटल इन स्पेस। तो जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज। और dsp2 को भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो 2 3 1 4 2 3 1 4। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो ये बनेगा आपका टेट्राहेड्रल से, टेट्राहेड्रल से। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन अगर dsp2 हो, तो ये बनेगा आपका स्क्वायर प्लेनर। 5 से हो जाएगा आपका sp3b। दीज आर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन अगर 6 हो तो दिस इज sp3d2। दीज आर ऑक्टाहेड्रल। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो, दिस इज आल्सो, ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, तो 2 कंडीशंस बताया आपको मैं। एक था 3d 4s 4p, और सेकंड मैंने इधर बताया था आपका 4s 4p एंड 4d। देखो प्रीवियस स्लाइड में नीचे जो बताया था। तो जैसे ए है, मान लेते इसको अपन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो टेट्राहेड्रल मतलब कितना होगा, सेकंड वाला एवरेडाइजेशन होगा तो स्क्वायर प्लेनर फर्स्ट वाले में, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल सेकंड वाले में, ऑक्टाहेड्रल सेकंड वाले में, और ये आपका फर्स्ट वाले में। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, हाइब्रिडाइजेशंस में। अब जैसे यहाँ जो शेप मैंने लिखा, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, तो ये सब शेप फाइंड आउट कैसे आप करोगे। तो टू फाइंड शेप, शेप फाइंड आउट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप फॉलो करो। जैसे पहला स्टेप क्या रखोगे आप, कि मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो मेटल कैसा बन जाएगा आपका, पॉजिटिव। फिर क्या करोगे, सेकंड स्टेप में रीअरेंज करो, रीअरेंज मेटल इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करो अगर जरूरत हो तो। अगर पहले से ही जरूरत है तो अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप इसका क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना। अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले तो बाकी फिर कोई बचा नहीं है। अब हाइब्रिडाइजेशन में फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में देख लेना कि ओवरलैप किसके बीच है, मतलब ओवरलैप ऑफ हाइब्रिड और वाइटल ऑफ मेटल एंड और वाइटल ऑफ लिगेंड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। अब जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेते हैं, CO NH3 6, दिस इज 3+। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज आर्गन 3d7 4s2। मैंने पूरा नहीं लिखा हूँ, आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लेते हैं। अब 3d7 4s2, तो कोबाल्ट की वैलेंसी क्या है, 3 है, मतलब कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट 3+ का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो,
3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 S से चला जाएगा, एक D से, यहाँ बन जाएगा 3D6। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, मतलब एक्सपेरिमेंटली इसमें निकाला गया कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, दीज आर, जो मैंने एग्जांपल, दीज आर डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक कैसे डिसाइड करोगे? नॉट लोन पेयर। अगर लोन पेयर अगर नहीं हो तो डायमैग्नेटिक, और हो तो पैरामैग्नेटिक। अब जैसे यहाँ देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट में डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने को मिलेगा। दिस इज 1 2 3 4 5, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, और ये 6। यहाँ 7 है, अपन इसकी बना लेते हैं, कोबाल्ट 3+ की बना लेते हैं। ये आपका 3D इसका बना है, बेसिकली 6 है, तो दो पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल कर दिया, और जो बचा वो इसमें ओवरलैप हो गया। 3D 4S, और ये हो गया आपका 4P। इसको थोड़ा और छोटा बना देते हैं, 4S। तो अब इसमें से क्या करो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कोशिश करेगा? पेयर्ड होना चाहेगा। तो ये जो है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो अब जो आपका बन जाएगा नया ऑर्बिटल डायग्राम, इसमें पेयर्ड हो गया, इसमें भी पेयर्ड हो गया, इसमें भी पेयर्ड हो गया। 4S तो एज इट इज खाली है, और इसमें एक 4P है, दिस इज 4P, 4S एंड 3D। कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6, मतलब D2 बचा। तो मतलब ये कहाँ से काउंट हो जाएगा? ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो जाएगा। दिस इज D2, एक S है और 3P है, तो D2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से निकल गया, D2sp3। और D2sp3 का क्या बताया था मैंने शेप, यहाँ देख लो, D2sp3, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल। वो याद रखना पड़ेगा टेबल। तो इसका शेप कैसा हो गया आपका? ऑक्टाहेड्रल। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। ऐसा कैसा केमिकल बॉन्डिंग में भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करते थे। और ये जो मैंने, ये जो सेकंड वाला रेड वाला बना है ना, इसको क्या बोलते हैं? इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स, या स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, या इसको क्लोज स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप इजीली निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर प्रैक्टिकली रहता है, प्रैक्टिकली निकालने पड़ेगा इसमें, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा नहीं ना, नॉट लोन पेयर। तो मैंने सिंगल सिंगल रहा था ना इलेक्ट्रॉन, तो एक भी मैंने तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयरिंग नहीं हो, लेकिन इसमें तो सभी पेयरिंग है, नॉट लोन पेयर, लोन पेयर एक भी नहीं बचे। दिस इज द डायमैग्नेटिक। तरीके से जिसका भी हो इजीली निकाल सकते हैं। अब देखो VBT, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना। सिंपल ऐसे कोई एग्जांपल लिखवाया था, MnCl6 3-, इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर मैंने MnCl6
3 माइनस, इसके 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, Cl6 3 माइनस, दिस इज 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली एरो नहीं है, ये आपका माइनस है, एंड Cl6 3 माइनस, दिस इज 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। करते हैं क्वेश्चंस, करते हैं। क्या है क्वेश्चंस? बेसिकली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट MnBr2 minus is 5.9। प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन का, कॉम्प्लेक्स आयन का। तो मैग्नेटिक मोमेंट का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। ये केमिकल बॉडी के पड़ा हुआ है, और एक इसके इक्वल है 5.9 के इक्वल है। सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ क्या करें? स्क्वायरिंग। तो 5.9 का स्क्वायरिंग मतलब अगर 6 का करोगे तो 36 आ जाएगा। 6 का, 6 से थोड़ा कम है 0.1। अप्रॉक्स में इसको अपन कर देते हैं 35, डेसिमल लिखने से अच्छा है। और MnBr है और -2 है, क्या दे रखा है? MnBr2 माइनस, Mn पे क्या है? +2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ar3d5। तो अगर मैं इसकी बनाऊं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका 3d, दिस इज 4s, और ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो इससे निकालो तो कितना हो? 1 2 3 4 5। तो इससे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और यहाँ से भी देखोगे तो n इंटू n प्लस 2 35। तो n की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो 5 इंटू 7 35, मतलब n बराबर इक्वल टू 5 इंटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इधर से भी निकाल लो और ऐसे भी निकाल लो, जैसे भी चाहो। या तुम चाहो तो इसको फैक्टर करके भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो पॉजिटिव में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, तो पॉजिटिव वाला कंसीडर कर लेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशन देख लेते हैं। ड्रॉबैक बेसिकली क्या है इसका? लिमिटेशन फर्स्ट, इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिगेंड को क्लासिफाई नहीं किया गया। लिगेंड आर नॉट क्लासिफाइड, मतलब किस कौन सी कैटेगरी का लिगेंड को क्लासिफाई नहीं किया गया। फिर बीबीटी में बहुत सारे एजम्पशंस इन्होंने लिया, लॉट ऑफ एजम्पशंस बीबीटी में, मतलब सारे काम इन्होंने एजम्पशंस पे ही निकाल लिया। फिर कलर के बारे में नहीं बताया कि भाई ये अगर हाइब्रिडाइजेशन है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, उसका कलर क्या होगा। फिर स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नॉट गिवन। भाई कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना स्टेबल होगा, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। फिर इन्होंने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वालों को एक टेट्राहेड्रल शेप भी बोल रहा है और स्क्वायर प्लेनर भी बोल रहा है। मतलब सेम कोऑर्डिनेशन नंबर वाले का शेप अलग अलग इन्होंने बताया। इसका भी रीजन नहीं बताया कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो आगे थ्योरी आया एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दिस इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडलिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल इसमें एज्यूम करते हैं कि जो मेटल जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और लिगेंड लिगेंड जो होगा आइदर नेगेटिव या न्यूट्रल होगा। और बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज ड्यू टू बेसिकली मेटल पॉजिटिव्स है और लिगेंड आपका नेगेटिव्स है या न्यूट्रल है जो भी। तो इसमें एज्यूम करेंगे कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल बोल रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव से और एक निगेटिव है, जहां भी एक पॉजिटिव और निगेटिव होता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो कि अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स में भी पढ़ा। एंड ज्योमेट्री दैट फेवर्स मिनिमम रिपल्सन, मैंने ज्योमेट्री बेसिकली क्या फेवर करेगा, मिनिमम रिपल्सन को फेवर करेगा। एंड प्रेजेंस ऑफ लिगेंड द डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल स्प्लिट, मतलब डी ऑर्बिटल्स के जो लिगेंड्स होंगे वो क्या होंगे आपके बेसिकली स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब ब्रेक हो जाएंगे। स्प्लिट होने का मतलब जैसे कि ऐसे समझो, जैसे कि डी ऑर्बिटल कितने होते हैं 5, 1 2 3 5। तो ये स्प्लिट होके कुछ इस तरीके का हो जाएगा 1 2 3 4 5 या 2, तो इस तरीके से अलग अलग स्प्लिट्स हो जाएंगे बेसिकली। अब लिगेंड को अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, लिगेंड और क्लास स्ट्रॉन्ग या वीक। तो जैसे एक क्लासिफिकेशन याद रखना, ट्रेंड बहुत ज्यादा आयोडीन माइनस सबसे वीक हो जाएगा, F माइनस OH माइनस H2O NH3 Cl माइनस और O इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड हो जाएगा और सबसे वीक लिगेंड I माइनस। ये लिगेंड का आपका ट्रेंड है। अब इसी में एक है, जैसे कि कलर की बात कर रहे थे कि डीवीडी ने कलर नहीं बताया, तो कलर किसके थ्रू, वेव नेचर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इसके टॉपिक अपन उसमें पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिजिक्स में। तो कौन कौन से रे बेसिकली होते हैं, गामा रेस, एक्सरे, यूवी, IR मतलब इंफ्रारेड, माइक्रो, फिर होता है रेडियो वेव। अब रेडियो वेव भी अलग अलग कैटेगरी होता है, FM AM, फिर उसके बाद हो जाता है लॉन्ग रेडियो वेव, इस तरह से। अब जैसे अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl NH3 2+, इसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कितनी वेवलेंथ होती है 535, और कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब दिस इज येलो, और कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब इसका कलर क्या होता है बेसिकली वायलेट, तो वायलेट कलर होता है और वो येलो कलर के लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर मैं CONH3 से भी याद रखना पड़ेगा 5H2O3+, इसकी वेवलेंथ 500 और एक ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा, और इसके जो कलर होते हैं वो रेड होते हैं। CONH3 दिस इज 3+, इसकी वेवलेंथ 475 एक ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा, और इसका जो खुद का जो कलर होता है येलो ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज बोल सकते हैं।
H2O4 H2O4 2 प्लस, इसकी वेवलेंथ 600, ये रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा और इसका खुद का कलर जो होता है ब्लू होता है। CO CN6 3 माइनस, इसकी वेवलेंथ 310 और इसकी होते अल्ट्रा वायलेट लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा और इसका खुद का कलर जो होता है पेल येलो होता है। PlH2O6, दिस इज 3 प्लस, इसकी वेवलेंथ 498 और ये ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा और एक खुद जो होता है वो पर्पल कलर का होगा। अभी जैसे देख रहे थे इसके पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैग्नेटिक बिहेवियर अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर दिस इज I माइनस में सबसे कम, Br माइनस, SCN, क्लोरीन माइनस, H2 माइनस, F माइनस, OH माइनस, C2O4 2 माइनस, H2O, NCS माइनस, इसके बाद हो जाएगा EDTA, NH3, Cl माइनस एंड दिस इज Cl। ये कुछ ट्रेंड है। तो इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लिमिटेशन देख लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का भी कुछ ड्रॉबैक है, तो क्या क्या लिमिटेशन है। एज्यूम दैट लिगेंड इज पॉइंट चार्ज। अब इन्होंने क्या माना कि जो लिगेंड होते हैं एक पॉइंट चार्ज माना, फिर इन्होंने कोवैलेंट कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया, नॉट कंसीडर द कोवैलेंट कैरेक्टर को बिना कंसीडर किए हुए इन्होंने बताया। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट दिस NiCl4 ion with square planar structure is diamagnetic and NiCl4 ion with tetrahedral geometry is paramagnetic। ये आपको VBT से एक्सप्लेन करना है। तो जैसे अगर मैं करता हूँ NiCl4 2 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा Ni+2। तो इसका अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप बनाना, तो मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, बाकी तो काम कुछ भी नहीं है, फिर भी हो जाएगा। दिस इज 4s एंड दिस इज 4p, यहाँ से जाके फिर ओवरलैप कर जाएगा यहाँ, तो एक डी खाली हो गया, तो क्या होगा DSP और DSP3 हो गया। सेकंड वाला क्या है आपका NiCl4 2 माइनस, तो ये भी हो जाएगा Na में जो रहेगा, तो 3 4 4s 4p, ये हो जाएगा sp3। ज्यादा टेट्राहेड्रल, अभी ज्यादा स्क्वायर प्लेनर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्ट्रक्चर बना के आप सिंपल एक्सप्लेन कर दो कि आपका काम हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक्स
मतलब इसमें क्या है, इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन का, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ आप इसका अप्लाई करते हैं। तो जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कहाँ कहाँ करते हैं इसका, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस, कोई भी केमिकल एनालिसिस के क्वालिटी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना रहता है तो अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं। फिर हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में एस्टिमेट करना है कि भाई वाटर कितना हार्ड है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज करेंगे। फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल, मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कोई भी मेटल को अपने को एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज करते हैं। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कैन बी अचीव थ्रू फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन, मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। फिर बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे होमोग्लोबिन, विटामिन B12, कार्बोक्सिल, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज करते हैं। फिर कैटलिस्ट फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी एज ए कैटलिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज करते हैं। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब होता है ना किसी वजह से सोने की परत चढ़ाना या चांदी की परत चढ़ाना, तो वहाँ पर यूज करते हैं। इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होते हैं। फिर होता है चिलेट थेरेपी फॉर मेडिसिन केमिस्ट्री में यूज होता है। फिर डाई में भी इसका यूज होता है। ये आपके हो गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाइनल। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन दो चैप्टर इसके हो गए, अब अपन फिजिक्स का स्टार्ट कर लेंगे।